नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, किसानों के लिए एफपीओ का गठन एवं संवर्धन योजना लाभकारी। 2025 तक संचालित होने वाली इस योजना में कुल 50 करोड़ की राशि का किया गया है प्रावधान। 3 वर्षों के लिए प्रति एफपीओ को दिए जाएंगे 18 लाख रुपए। उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने उत्तराखंड यूनिवर्सिटी द्वारा मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को किया जाएगा दुगना। प्रदेश सरकार उत्तराखंड मिलेट मिशन कर रही है शुरू। अंत्योदय योजना में हर राशन कार्ड पर 1 रुपए में मिलेगा 1 किलो मंडवा। मिड डे मील में दिया जाएगा झंगोरा। देश विदेश में विशेष पहचान बनाने वाला गंगा नगरी किन्नू खराब मौसम की चपेट में। मौसम में हुए बदलाव से किन्नू के बागों में फल ड्रॉपिंग से किसान परेशान। उद्यान विभाग ने किसानों को बीमा करवाने की दी सलाह। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की जताई आशंका। चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ने की है संभावना। रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो सकती है भारी बारिश। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की है संभावना। मछुआरों, छोटे जहाजों और नौकाओं को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में न जाने की दी गई सलाह। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों को समृद्ध करने के लिए बनाई गई नवीन कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन एवं संवर्धन योजना बहुत लाभदायक साबित होगी। मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट में योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड में न्यूनतम 2 कृषक उत्पादक संगठन के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन योजना बनाई गई है। योजना का संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना में गठित होने वाले एफपीओ को हेड होल्डिंग प्रदान की जाएगी। इससे एफपीओ के सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण आदान एवं उन्नत कृषि यंत्र के साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि एफपीओ को बाजार से जोड़ा जाएगा। मंत्री पटेल ने बताया कि वर्ष 2025 तक संचालित होने वाली इस योजना में कुल 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें वर्ष 2023-24 के लिए 20 करोड़ 99 लाख एवं वर्ष 2024-25 के लिए 29 करोड़ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना में 3 वर्षों के लिए प्रति एफपीओ अधिकतम 18 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। एफपीओ को इक्विटी अनुदान के रूप में प्रति किसान 2000 रुपए अधिकतम 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कृषि मंत्री उत्तराखंड यूनिवर्सिटी द्वारा मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं मोटे अनाज को जान रहे हैं, लेकिन सच है कि आज की पीढ़ी मोटे अनाज के फायदे नहीं जानती है। खासतौर से शहरों में रहने वाले मोटे अनाज यानी मिलेट्स के प्रति जागरूक नहीं है। यह ऐसा सुपर फूड है जो प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और ना जाने कितने पोषक तत्वों से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी सरकार उत्तराखंड मिलेट मिशन शुरू कर रही है। अंत्योदय योजना के अंतर्गत हर राशन कार्ड पर 1 किलो मंडवा 1 रुपए में मिलेगा। मिड डे मील में झंगोरा दिया जाएगा और योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए किसानों से अच्छे दामों पर मंडवा खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ेगी तभी तो मांग और पैदावार भी बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मिलेट्स के प्रचार प्रसार के लिए देहरादून में 13 से 16 मई तक मिलेट्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद लाभदायक है। देश विदेश में अपनी विशेष पहचान बनाने वाला गंगा नगरी किन्नू इस बार भी खराब मौसम की चपेट में आ रहा है। इस माह में मौसम में हुए बदलाव से किन्नू के बागों में फल ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा होने से किसान परेशान हैं। उद्यान विभाग बागवान किसानों को नुकसान के चलते बाग का बीमा करवाने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं बागवान किसानों ने जो हकीकत बताई वो पीड़ादायक है। बागवान किसान विजय
सहारण ने बताया कि सरकार की फसल बीमा योजना में किन्नू बागीचों का बीमा मौसम आधारित होता है, न कि फसल क्रॉप कटिंग के आधार पर। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में किन्नू के पौधे दिखने में बिल्कुल स्वस्थ एवं हरे भरे हैं, लेकिन फल जमीन पर लगातार गिरते जा रहे हैं। ऐसे में बीमा कंपनी क्लेम नहीं करेगी। चिंता की बात यह कि पिछले साल बाग ज्यादा गर्मी की चपेट में आ गए, जिससे फल तो दूर पौधों को भी बचाना मुश्किल हो गया था। हैरानी वाली बात यह है कि गत वर्ष फसल बीमा योजना में किन्नू बागवान किसानों को उनके बीमा क्लेम का आज भी इंतजार है। इस संबंध में उद्यान विभाग की सहायक निदेशक प्रीति गर्ग ने बताया कि किन्नू में फल आने के बाद कुछ फल प्राकृतिक रूप से गिरता है, फिर भी विभाग की ओर से सर्वे करवाया जाएगा। किसान शिव प्रकाश सहारण का कहना है कि अगर समय रहते राज्य सरकार एवं किन्नू बागों से संबंधित फसल बीमा कंपनी ने प्रभावित बागवान किसानों की कोई आर्थिक मदद नहीं की, तो बागों को उखाड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो गंगानगरी किन्नू की पहचान समाप्त होने की आशंका है। और हरियाणा के अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों में बची हुई सरसों फसल की हैफेड द्वारा खरीद की जाएगी। सरसों की खरीद उन्हीं किसानों से की जाएगी जिन्हें ई खरीद पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न बाजार समिति द्वारा पहले से ही गेट पास जारी किए जा चुके हैं, जिनका सरसों का बीज वास्तव में भौतिक रूप से मंडी में पड़ा हो, लेकिन उसकी बोली नहीं लग सकी। कोई भी नया गेट पास नहीं लिया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि ई खरीद पोर्टल और मंडियों में भौतिक रूप से पड़ी सरसों की फसल का निरीक्षण उपायुक्त द्वारा गठित टीम द्वारा किया गया है। इस कमेटी में शामिल खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधि और संबंधित मार्केट कमेटी सचिव ये सुनिश्चित करेंगे कि मंडी में कितनी सरसों की फसल है। उन्होंने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार सरसों फसल की व्यावसायिक रूप से एमएसपी पर खरीद की जाएगी। ये खरीद हैफेड द्वारा की। और मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में शनिवार को चक्रवात बनने की आशंका व्यक्त की है। इससे इस इलाके में रविवार को कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिसके चक्रवाती तूफान में बदलकर बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है। रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने मछुआरों, छोटे जहाजों और नौकाओं को रविवार से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में न ले जाने की सलाह दी है। लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। इस बीच उत्तर भारत में इन दिनों मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस हफ्ते कई जगहों पर बारिश और तेज हवाओं की वजह से मई के महीने में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक मौसम इसी तरह ठंडा बना रहेगा। हालांकि उसके बाद तापमान में धीरे धीरे पारा चढ़ने लगेगा और गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से मौसम साफ रहने लगेगा। अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद कोई ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। कर्नाटक के चुनावी सफर में मैंगलोर में हमने काजू प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े लोगों से बात की। इस उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिलता है। चुनावी चर्चा के बीच बीते वर्षों में कितना बदला है मैंगलुरु और काजू प्रोसेसिंग का उद्योग, उनकी क्या है मांग, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हमारा भी सफर जारी है और हम अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां की क्या खासियत है। हम पहुंचे हैं मैंगलोर में और मैंगलोर में काजू उद्योग किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। कैसे ये महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं काजू उद्योग बीते वर्षों में कितना बढ़ा है, क्या चुनौतियां आई हैं? यहाँ बीडी, कैश्यू और टाइल इंडस्ट्री जो है ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, यानी ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो सिर्फ ये तीनों से ही हुआ है। और काजू इसमें खास करके बात ये है कि 95% ऑफ द एम्प्लॉयज आर विमेन। ये विमेन एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है इस रीजन में। पहले सिर्फ 5 से 10 इंडस्ट्रीज थे यहाँ कर्नाटक में, मगर पिछले 40 साल में 500 से अधिक काजू का फैक्ट्रीज इधर लगे हुए हैं क्लस्टर का रूप में, जो 3 से 4 क्लस्टर्स है इस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। कितना एम्प्लॉयमेंट होगा और बीते 3-4 वर्षों में कितना बढ़ा है टोटल एम्प्लॉयमेंट देखें काजू इंडस्ट्री में मैंगलोर में, कर्नाटक? करीबन 6 से 7 लाख women are employed in this industry directly, and indirectly in the plantation another 1.5 to 2 lakh women are also employed. तो ये बहुत ही, this is a growing industry in this region
because of its viability. बहुत सारी और लड़कियां होंगी जो अलग अलग काम कर रही होंगी अलग प्रोसेसिंग यूनिट में, तो लोकल लेवल पे रोजगार मिलता है, अच्छा लगता होगा। दूर होने से तो हम लोग फैमिली मिलने के लिए तो ज़्यादा टाइम लगता है, अभी तो यहाँ पे ही वो अच्छा है सर। कितना माहौल बदला है बीते 3-4 वर्षों में? कुछ सपोर्ट मिला आपको? लगता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग हो रही है और काफ़ी बिजनेस बढ़ रहा है, या फिर कोई दिक्कत आई? बिजनेस बढ़ रहा है सर। यहाँ आने के बाद मुझे पहला एक्सपीरियंस है, मेरे MSc होने के बाद यही मैं ज्वाइन हुई हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। मंगलोर में काजू बिजनेस 40 फैक्ट्री से शुरू होकर अभी 400 फैक्ट्री तक पहुंचा है। जो चुनौतियां आई है इधर कि ये जो है लेबर ओरिएंटेड प्रोसेस है और ज़्यादातर महिलाएं इसमें होती है। हर फैक्ट्री में कम से कम 90% महिलाएं जो रूरल एरिया से आते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट और लेबर ओरिएंटेड होने की वजह से तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी उतना ही बढ़ जाता है। सुविधा मिली है, समर्थन मिला है इस इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से? थोड़ा और रिकॉग्नाइज हुआ तो अच्छा होगा, क्योंकि जो इसको एक इंडस्ट्री की तरह ना देख के एक सोशल प्रोसेस की तरह अगर देखा जाए कि जो रूरल एरिया में जो विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, उधर जो स्कूल्स के डेवलपमेंट हुए, जो एरिया के डेवलपमेंट हुए हैं, वो अगर देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी सोशली एम्पावरिंग प्रोसेस जो काजू इंडस्ट्री है। गोवा और महाराष्ट्र में जो काजू मिलता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काजू है, सबसे मीठा होता है, और उसकी प्रोसेसिंग अब ज़्यादातर मैंगलोर में हो रही है और यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट में काफ़ी इजाफा भी हुआ है। कई चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि काजू प्रोसेसिंग का जो व्यापार है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। कितना बदलाव देखते हैं इस व्यापार में, कितना बदलाव देखते हैं काजू प्रोसेसिंग? बदलाव मतलब अभी बहुत एडवांस्ड हुआ है कि वो पैकेजिंग में और ये क्वालिटी में सब बढ़ोतरी हुआ है। कर्नाटक में जो घोषणा पत्र जारी किया है सभी दलों ने, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या जेडीएस हो, किसानों के लिए अलग से वो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं काजू उद्योग की मैंगलोर में किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर रोजगार पाती हैं इस उद्योग में। कहते हैं किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन जिस तेजी से हमारे कुएं, तालाब, नदियां और झीलें प्रदूषण का शिकार होकर खत्म हो रही हैं, कुछ सालों में पानी शायद देखने के लिए भी ना मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जल को सहेजने के लिए तालाबों को फिर से उनकी जिंदगी लौटा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जलनायक रामवीर तंवर भी एक ऐसा ही नाम है जिनके जल संरक्षण की मुहिम 6 राज्यों तक पहुंच गई है। देखिए हमारी संवाददाता रजनी सेन की ये खास रिपोर्ट। जल नहीं तो कल नहीं, जल बिन जीवन सून। पानी से जुड़े इन नारों को हम दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे नदी, तालाब, झीलें उपेक्षा और प्रदूषण का शिकार हैं। देश भर में अनगिनत कुएं, तालाब, बावड़ियां और झीलें प्लास्टिक, कचरे, गंदे पानी और सीवेज प्लांट्स की गंदगी और अतिक्रमण का शिकार होकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा के रहने वाले रामवीर तंवर ने इस तस्वीर को बदलने का बीड़ा उठा लिया। उन्हें तालाबों और झीलों की दुर्दशा ने इतना परेशान किया कि वे एक मल्टीनेशनल कंपनी की सुख सुविधाओं से भरी नौकरी छोड़कर कीचड़ और मिट्टी में उतर गए, तालाबों को जो साफ करना था। इस वक्त हम गाजियाबाद से सटे नाइफल गांव में मौजूद हैं, इस तालाब के किनारे, और अब से कुछ बरस पहले तक ये तालाब कचरे से पटा पड़ा था। अपने आसपास दम तोड़ते हुए जल स्रोतों को देख रामवीर चुप नहीं बैठे। 2016 में अपने गांव और फिर आसपास के गांवों के तालाबों को साफ करने से शुरू ही छोटी सी मुहिम जल्द ही बड़ा जल आंदोलन बन गई और 6 राज्यों तक पहुंच गई। अब रामवीर और उनकी टीम ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद में, साथ ही आसपास के राज्यों में 80 तालाबों को फिर से उनका जीवन लौटाने में सफल रही है। अब इन साफ और सुंदर तालाबों के किनारे पंछी चहचहाते हैं, पेड़ पौधे हरियाली से झूमते हैं, तितलियां नजर आती हैं। साथ ही तालाब के पानी के भीतर भी जिंदगी नजर आती है, मछलियां इसमें सांस ले रही हैं और बतखों ने भी अपना डेरा डाल लिया है। जल चौपाल के रूप में इनिशिएटिव शुरू हुआ था। जल चौपाल यूं कहें कि एक तालाबों के बारे में बात करने का, एक गांव में जो पानी की बर्बाद हो रही है उसको रोकने के लिए या पानी को कैसे बचा सकते हैं। जल चौपाल धीरे धीरे क्लीन ड्राइव्स में बदला, क्योंकि आप 90% लोग सिर्फ साफ सफाई की बात करते हैं, एक्शन में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है।
रामवीर ने जब तालाबों की साफ सफाई का बीड़ा उठाया तो उन्हें लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ पंचायत तक बैठा गई, लेकिन धीरे धीरे समझाने पर लोग साथ जुड़ते चले गए। जल्द ही उनके अभियान ने एक बड़े आंदोलन का रूप लिया और अब उनके काम को देश भर में सराहना मिल रही है। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। साथ ही मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की है। कई बार ये लगता है कि लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है ना। हम भी नौकरी कर सकते थे और मैं खुद नौकरी छोड़ के इस फील्ड में आया हूँ, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तारीफ करते हैं तो तब लगता है कि हाँ, फर्क पड़ता है। इन्होंने हमें 1-2 आदमी भी दिया कर नाली बनाने के लिए जो पेड़ों में पानी लग जाए, तो हम भी इनके साथ में सहयोग कर रहे हैं कि जो हमारा तालाब है वो मैं चाहता हूँ कि पूरे गाजियाबाद में सबसे अच्छा तालाब बने। कभी जिन तालाबों में कचरा डाला जाता था, प्लास्टिक और गंदे पानी के कारण उठती बदबू से सांस लेना भी दूभर था, आज उन्हीं तालाबों के किनारे गांव वाले सब्जियां उगा रहे हैं। तालाब की मिट्टी से आसपास बगीचे तैयार किए गए हैं जिनमें फल फूल खिल रहे हैं। बच्चे भी अपने गांव के तालाबों के बदलते स्वरूप को देखकर बेहद खुश नजर आते हैं। तालाब की जवानी लौटी है और बच्चों का बचपन। रामवीर तंवर तालाब संरक्षण के माध्यम से न केवल जल को सहेजने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश का कल भी सहेज रहे हैं। रामवीर तंवर मरे पड़े हुए तालाबों को फिर से जिंदा कर रहे हैं और न केवल पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, बल्कि भारत की खोई हुई जल परंपरा को भी लौटा रहे हैं और वास्तव में जल नायक बनकर उभरे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजीत के साथ गाजियाबाद के नायफल गांव से डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। जल ही जीवन है और अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 5 मई को कोटा मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जंबूसर, पुणे और अलीगंज मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 4 मई को मक्का का भाव रहा 1900 रुपए। 5 मई को उसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1900 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी लाल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 मई को देसी लाल मक्का 2250 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 मई को मक्का का भाव था 1852 रुपए। 5 मई को उसके सौदे 98 रुपए मजबूत होकर 1950 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी की बात करें तो यहाँ 4 मई को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2010 रुपए। 5 मई को उसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2010 रुपए पर बना रहा। वही बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धनिये के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जहां राजकोट मंडी में भाव चढ़े, वहीं धोराजी और हलवद मंडी में भाव नीचे आए, जबकि पुणे और कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल इन दिनों धनिये की आवक गुजरात की ज्यादातर मंडियों में बनी हुई है। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 4 मई को धनिये का भाव रहा 5855 रुपए। 5 मई को उसके भाव में 175 रुपए की गिरावट आई और भाव 5680 रुपए पर आ गया। इसी तरह हलवद मंडी में धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 मई को धनिये का भाव था 6350 रुपए। 5 मई को उसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 6100 रुपए पर हुए, जबकि राजकोट मंडी में धनिये के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 4 मई को धनिये का भाव रहा 6300 रुपए। 5 मई को उसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6500 रुपए पर। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिये के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 मई को धनिया 9750 रुपए पर बिका,
राजस्थान की कोटा मंडी में 4 मई को धनिये का भाव था 6,500 रुपए। 5 मई को उसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,500 रुपए पर हुए। बात धनिये की उपज की करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करें। किसान भिंडी की तोड़ाई कर सकते हैं। भिंडी के खेत में सिंचाई कर लें। यहीं प्याज की बुआई करते रहें। साथ ही मक्के की बुआई कर लें। इसी तरह बाजरे की बुआई कर सकते हैं। वहीं बीन की बुआई के लिए समय उचित है। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करते रहें। इसके अलावा अरहर की कटाई कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें। छत्तीसगढ़ में प्याज की खुदाई कर लें। साथ ही लहसुन की भी खुदाई करें। यहाँ हल्दी की खुदाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आलू की भी खुदाई कर लें। इस समय पपीते के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली के खेत में सिंचाई कर लें। अभी उड़द के खेत में सिंचाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में धान में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। इसके साथ ही गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और अब कुछ और खबर, खास खबर में। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया। प्रधानमंत्री पर रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा भी होती रही।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मयूरभंज जिले के बारिपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह में 90 छात्रों को पीएचडी, 34 को स्वर्ण पदक, 7 को डिलिट और 1 को डीएससी की उपाधि प्रदान की गई। जालंधर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रचार किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी के उम्मीदवार इंद्र इकबाल सिंह अटवाल के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन भी किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को खून कर दिया है। इससे पहले कल जम्मू संभाग के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में कल सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हुए थे। सेना के जवानों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग जारी है। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। चंद्रग्रहण के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम घाट पर लोगों ने स्नान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रग्रहण के बाद स्नान करने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। महाराष्ट्र में पुणे के वाघौली इलाके में एक सजावट सामग्री के गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। Namaskar, Vanakkam, hello and welcome to our show, Krishi Startup.